Good morning to all the students. Your subject is Biology, Chapter 4, Part 9. Health and Diseases. Health and Diseases. Health and Diseases जो है चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीजेज और का ठीक आपको अभी स्टडी करना है. आई एम गोइंग टू start or teach you treatment of infectious diseases. Treatment of infectious diseases. Treatment of infectious diseases. DISEAS. Yeah, this is your learning topic. Your learning topic is treatment of infectious diseases. संक्रामक रोगों का उपचार. संक्रामक रोग अगर आपको हो गया है, किसी को भी हो गया है, छुआछूत वाला रोग, तो उसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे, उसका यही पढ़ना है. उसका उपचार कैसे करेंगे, ठीक. पता है कि we have so far learn about many bit of infectious diseases. Infectious diseases are so common to occur in the body of living organism due to touch. But it is common to eradicate from the body of diseased person to healthy person. Some of them reduce the symptom of the disease, while others kill the disease-causing organism. Some medicines reduces the effect of the disease, but some medicines kill the causative agents which causes the infectious disease. कहने का मतलब बतलाया कि कुछ दवा औषधियाँ जो हैं वो रोग के लक्षण को कम करती है, और कुछ औषधियाँ रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु, जर्म्स, कॉजेटिव एजेंट्स या कॉजल ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती हैं. सुनिएगा, समझिएगा, ठीक. इसके बाद आपको है ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग सिम्टम्स. ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग सिम्टम है ना. ट्रीटमेंट फॉर reducing symptoms is YMPTOMS. ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इज YMPTOMS. सिम्टम रोग का लक्षण. The factor which is responsible. The factor which is responsible for identifying
Identifying the disease. Identifying the disease. Disease. लिखे इसमें the factor which is responsible, वह कारक जो जिम्मेवार होता है और आइडेंटिफाइंग द डिजीज, रोग को पहचानने के लिए, चिन्हित करने के लिए। किस तरह के आपके शरीर में रोग है, उस रोग को चिन्हित करने में, पहचानने में जो मदद करता है वही कहलाता है रोग का लक्षण। रोग का लक्षण एज फॉर एग्जाम्पल में रोग के लक्षण में नौसिया, ठीक, नौसिया मीन्स क्या? ए वोमिटिंग लाइक सिम्टम, लगे कि अब कय होगा, या मिचली आएगा, मिचली आना लग रहा कि अब कय हो जाएगा, कि कब होगा जैसा लगे, तो उसको कहते हैं नौसिया, यह सिम्टम है, ठीक। कफिंग, खांसना भी रोग का लक्षण है, खांसना भी रोग का लक्षण है। इरिटेशन इन द बॉडी, इरिटेशन इन द बॉडी, ETC, शरीर में जलन, ये सब जो है ना रोग के लक्षण को बतलाता है, रोग के लक्षण को बतलाता है। तो सिम्टम बतलाया आपको, ये ऑल आर सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज। यदि आगे की बात, इन मेनी डिजीजेज डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू reduce the symptom like pain, nausea, etc. This kind of treatment does not cure the disease itself. This kind of treatment does not cure the disease itself. It is done only for the comfort of the patient. यह केवल रोगी को आराम के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, इन सम डिजीजेज, कुछ रोग में ए पेशेंट सफर फ्रॉम पेन कैन बी गिवन ए पेन किलर। किसी रोग में रोगी को पेन होता है, दर्द होता है, उसे पेन किलर दवा, दर्द निवारक दवा दिया जाता है। पेन किलर मेडिसिन is not cure the disease. The painkiller medicine not cure the disease, but it is only responsible for reducing the symptom. देखिए, ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग सिम्टम्स लिखा है, तो यहाँ बतला रहा है कि when any person is suffering from any type of pain, doctor suggests him you take painkiller medicine. Then painkiller medicine not cure the pain, cure the disease, but it is only responsible for reducing the symptom of this disease. पेनकिलर जो है ना, दवा औषधि केवल दर्द को कम करता है, न कि दर्द को क्या कर देगा, दर्द से आपको चंगा कर देगा, दर्द से आपको निवारण, छुट्टी दे देगा। तो यह रिड्यूसिंग द सिम्टम, केवल रोग के लक्षण को घटाने का काम या पेन किलर मेडिसिन। द मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड एज ए पेन किलर विल रिड्यूस द पेन, बताया अभी पहले, बट इट विल नॉट क्योर द डिजीज। इससे पहले मैं भी बोला था, बतलाया था। सिमिलरली ए कफ सिरप है पेन किलर, ठीक, रिड्यूसेस द पेन। कफ सिरप
cough syrup is also reduces the symptom of the disease, cough cold, common cold. It is only responsible for clear the respiratory tract. It is ताकि cough syrup is only responsible for clear the respiratory tract, but not cure the cough and cold से आपको चंगा नहीं करेगा, तो सिम्टम को कम करेगा। बट ये बताए थे इन सम डिजीजेज कुछ रोग में दी ओनली ऑप्शन इज टू रिड्यूस द सिम्टम को कम करना ऑप्शन आता है। एग्जाम्पल में है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा फीवर, इसमें बुखार लगता है 104 से 5 डिग्री। इन्फ्लुएंजा फीवर में बॉडी में जो है ना ये बॉडी हीट हो जाता है, तो 4 से 5 डिग्री तक हो जाता है इन्फ्लुएंजा फीवर, बहुत हाई फीवर है। वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई, तो उसमें जो दिया गया उसमें क्या पता है कि इन्फ्लुएंजा फॉर एग्जाम्पल डज नॉट हैव ए क्योर बट ए डॉक्टर में प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू रिड्यूस दी एक्स एंड फीवर दैट एन इन्फ्लुएंजा पेशेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है इलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स। इलिमिनेटिंग माने बाहर निकाल देना, इलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट। एलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट रोग के कारक, जो रोग किसी स्वस्थ व्यक्ति में रोग उत्पन्न करते हैं उसके कारक को बाहर निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट माने बाहर निकाल देना, छांट देना उसको, यही है, इसी पॉइंट है एलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट। इन द केस ऑफ diseased person, the number of germs are more in number, then the severity of the diseases increases due to large number of germs, causal organisms present in the body of the patient। कि अगर रोगी के शरीर में जर्म्स की संख्या ज्यादा, रोग डिजीज का सिविरिटी ज्यादा, रोग बढ़ जाएगा, और रोगाणु की संख्या कम तो डिजीज का असर कम। ये समझना होगा आपको, ठीक ना। एज यू नो इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन, पैरासाइट्स एंड वर्म्स। जैसा कि आप जानते हैं कि संक्रामक रोग किन किन कारकों से होता है? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, एक कोशिकीय प्रोटोजोन पैरासाइट्स के कारण होता है, वर्म्स कृमियों के कारण होता है, संक्रामक रोग वछूत वाला रोग, ठीक। इससे आगे दीज इन्फेक्शियस एजेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। सो और ये जो है बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरसेस, विषाणु, पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स परजीवी, एक कोशिकीय परजीवी, और वर्म्स कृमियां एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, बायोकेमिकल पाथवेज, वायरसेस से, फंगस से, पैरासाइटिक प्रोटोजोन से, वर्म से बिल्कुल भिन्न होता है, इसीलिए कह रहा है कि इसमें एक जीव
दूसरे जीव से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनका बनावट, उनकी संरचना, उनका कार्य, ये सब बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक। सो ए ड्रग दैट किल्स वन टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट डज नॉट वर्क ऑन अदर। इसलिए कहा जा रहा है कि ड्रग्स DRUGS ड्रग्स है क्या? ड्रग्स इट इज ए टॉक्सिकेटिंग एजेंट। ड्रग्स इज ए टॉक्सिकेटिंग एजेंट। यह जहरीला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है ड्रग्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द जर्म्स, किलिंग द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ड्रग्स का उपयोग जर्म्स को, रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। टॉक्सिकेटिंग एजेंट है, जहरीला पदार्थ है, मादक पदार्थ, जहरीला पदार्थ है। ठीक। तो ये क्या काम करता है? ड्रग्स। ये ड्रग्स, ए ड्रग दैट किल्स वन टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट डज नॉट वर्क ऑन अदर्स। एक प्रकार के ड्रग्स अगर वायरस के सेल को मारने का काम करता है तो वही ड्रग है ना बैक्टीरिया के सेल को मारने का काम नहीं करेगा। या जो ड्रग्स बैक्टीरिया को सेल को बर्स्ट करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, वही ड्रग्स वायरस के सेल को है ना डिस्टर्ब करने का या बर्स्ट करने का काम नहीं करेगा। बिकॉज वायरसेज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। क्योंकि कहता है कि विषाणु जो है वह जीवाणु से बिल्कुल भिन्न है। संरचना भिन्न है, संरचना स्ट्रक्चर वही संरचना भिन्न है। बायोकेमिकल जैव रासायनिक प्रक्रम यह भी भिन्न है, यह भी भिन्न है। इसे एक ही प्रकार का ड्रग सभी जीवों पर काम नहीं करते हैं। सभी जीवों पर काम करने के लिए अलग अलग ड्रग की जरूरत होती है। However, within a type of organism like say bacteria, there are a number of similarities in structure and life processes. So a drug may work against a number of species of bacteria. ताकि एक ही प्रकार के ड्रग लिखा हुआ बुक में कि जब एक ही प्रकार के ड्रग बैक्टीरिया के सभी प्रजाति के लिए उचित नहीं है। बैक्टीरिया के हर प्रजाति के लिए, जैसे बैक्टीरिया में बहुत सारे प्रजाति हैं, उसके शेप के आधार पर बैक्टीरिया को बांट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू शेप बैक्टीरिया डिवाइडेड इंटू 3 और 4 काइंड्स। फर्स्ट में जैसे है ना कोकस बैक्टीरिया, कोकस स्फेरिकल बैक्टीरिया है। स्फेरिकल बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकस बैक्टीरिया। और कोकाई, कोकस और कोकाई है ना। रड शेप बैक्टीरिया बैसिलस, कोमा शेप बैक्टीरिया वाइब्रियो, स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। तो अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर तो अलग से बतलाया है, ये थोड़ा सा बतला ही देते हैं कि अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 3 और 4 ग्रुप्स। बताया कि स्फेरिकल बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकस और कोकाई, रड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैसिलस, कॉमा लाइक बैक्टीरिया इज कॉल्ड वाइब्रियो, और स्पाइरल टेप लाइक बैक्टीरिया कॉल्ड स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। So one type of drugs not harm the structure and function of all types of bacteria. Different type of drugs used to kill the different type of species of bacteria. Okay? So a drug may work again. Therefore, in our fight against these infectious agents, it makes sense to focus on each kind of infectious agent separately. Among infectious diseases, बहुत सारे संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग अनेक प्रकार के हैं, बहुत सारे संक्रामक रोग हैं। These caused by bacteria and viruses are more common. लेकिन बताया गया कि संक्रामक रोग तो बहुत से हैं, लेकिन उसमें जो है मोर कॉमन जो है वह बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को बताया गया है। बैक्टीरिया से, जीवाणु से, वायरस विषाणु से होने वाला जो संक्रामक रोग है उसकी संख्या ज़्यादा है, कॉमन है और ज़्यादा भी है।
टू अंडरस्टैंड हाउ साइंटिस्ट डिवाइस मेथड फॉर फाइटिंग इन्फेक्शियस डिजीज, वैज्ञानिकों ने कुछ पद्धतियां बनाई है जीवाणु और विषाणु के विरुद्ध लड़ने के लिए बनाई है। ठीक, लेट अस लुक एट हाउ बैक्टीरिया कैन बी किल्ड। चलिए हम लोग देखते हैं कि जीवाणु को कैसे मारा जाता है, कैसे मारा जा सकता है जीवाणु को। लेट अस आल्सो सी व्हाई दीज मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस। और जीवाणु बतला रहे थे इससे पहले कि जीवाणु को मारने के लिए जिस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे उसी विधि का प्रयोग वायरस को मारने के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है नेक्स्ट में आगे बतलाएंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, इस बात को समझने के लिए and we need to know a bit more about certain processes। आपको कुछ प्रक्रियाएं जानना होगा। अभी बोले कि जीवाणु को मारने के लिए जिस विधि का प्रयोग हम करेंगे उसी विधि से विषाणु को नहीं मार सकते। और एक लाइन बोले थे कि बिकॉज वायरसेज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, बताया था कि विषाणु जो है जीवाणु से बिल्कुल भिन्न है। तो जीवाणु जब है जो सॉरी प्लीज विषाणु जो है जीवाणु से बिल्कुल जब भिन्न है तो एक ही दवा से कैसे मरेगा। मान लेते हैं कि एंटीबायोटिक से जब मर जाएगा जीवाणु तो मर जाएगा, एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो, लेकिन एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विषाणु के शरीर के ऊपर। एंटीबायोटिक देते रहिए, वह विषाणु मरने वाला नहीं है लेकिन जीवाणु मर जाएगा। इसके लिए कहे हैं कि नेक्स्ट में बतलाते हैं, नेक्स्ट जो बताते हैं आपको जो पॉइंट, किस पॉइंट से उसको मारा जाएगा उस पॉइंट को करते हैं। इसके लिए है बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे थोड़ा सा नोट कर लिए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए। इरेज करते हैं, इरेज करता हूँ इसको, ठीक, नोट कर लिए होंगे तो। और अगला पॉइंट बताते हैं बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे, जैव रासायनिक मार्ग, जैव रासायनिक मार्ग। जैव रासायनिक मार्ग है क्या, बायोकेमिकल पाथवे क्या है, ठीक, व्हाट इज बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे को समझिए क्या से पता कि बायोकेमिकल पाथवे द सेल्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोकेमिकल फैक्ट्रीज। पता द सेल्स ऑफ a living organism is a biochemical factory। the cells of the living organism is a biochemical factory। Biochemical factory, the cells of the living organism is a biochemical factory। सजीवों का कोशिकाएं, सजीवों की कोशिकाएं जैव रसायन का क्या कारखाना है। जैव रसायन का क्या है, कारखाना है। हमारे शरीर के भीतर में जितने भी कोशिकाएं हैं कुछ न कुछ पदार्थों का श्रवण करते हैं। श्रवण करना, बाहर निकालना, शरीर के भीतर से कुछ न कुछ पदार्थ स्रावित करता है, निकालता है, उसी को कहते हैं, उसी को कहा गया बायोकेमिकल फैक्ट्री। बायोकेमिकल फैक्ट्री जैव रसायन का कारखाना, जैव रसायन का कारखाना है हमारा शरीर। हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे शरीर की कोशिकाएं जैव रसायन की फैक्ट्री है, कारखाना है। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस गो ऑन इनसाइड ए सेल। हमारे शरीर के भीतर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन, एक दो केमिकल रिएक्शन का नाम बतलाता हूँ तो समझ में आएगा अच्छी तरह से।
जैसे बताता हूँ, फर्स्ट जो है ना केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की क्रिया, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। मेटाबॉलिज्म की क्रिया होते रहती है हमारे शरीर में। मेटाबॉलिज्म हिंदी में इसको कहते हैं चयापचय। चयापचय है ना, चयापचय है ना, उपचय प्लस अपचय, उपचय प्लस अपचय, तब बन गया चयापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या, इसको लिखता हूँ दी टोटल, लिख देता हूँ दी टोटल केमिकल रिएक्शन, दी टोटल केमिकल reactions takes place inside the living cell, inside the living cell, याद कर लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म द टोटल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग सेल। एक जीव के शरीर के भीतर में जो कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उन जीवित कोशिकाओं के भीतर में जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, सारी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर से एक बार लिखा हूं, द टोटल केमिकल रिएक्शंस, कुल रासायनिक प्रतिक्रिया कहाँ टेक्स प्लेस होती है, इनसाइड द लिविंग सेल, सजीव के कोशिका के भीतर में। एक जीव के जीवित कोशिका के भीतर में कुल होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। और देखिए मेटाबॉलिज्म को बांट दिया गया दो भागों में। मेटाबॉलिज्म को बांट दिया गया कितना भागों में, मेटाबॉलिज्म को बांट दिया गया दो भागों में। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट जो है वह है एनाबॉलिज्म, और दूसरा जो है वह है कैटाबॉलिज्म। ठीक, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के लिए बोल करके सुना देता हूँ, नोट कर लेंगे। बोलकर सुनाना है, ज्यादा है इसमें, लिखना तो कम है। ताकि एनाबॉलिज्म नोट करेंगे, बोल रहा हूँ। एनाबॉलिज्म इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म के लिए है क्या, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस या द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग सेल। द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग सेल इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। फिर से एक बार, द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस takes place inside the living cell is known as anabolism. As for example, anabolism का फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वह एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसे है फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस से समझ लें। बतला रहे हैं कि इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, नए चीजों का निर्माण होता है, नए चीज का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस में। कैसे है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और कर करके और बनता है ग्लूकोज। प्रोडक्ट बनता है क्या, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज। तो है ना, यहाँ है ना ग्लूकोज का बनना, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, नया पदार्थ बना, इसलिए इसको कहते हैं है ना एनाबॉलिक प्रोसेस। और चलिए बतला दिया इसका, एनाबॉलिज्म को बता दिए, एनाबॉलिज्म को डिफाइन किए और एग्जांपल दिए। चलिए अब चलिए कैटाबॉलिज्म इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द body of the living organism is called कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल कैटाबॉलिक प्रोसेस का, रेस्पिरेशन एग्जाम्पल इसका, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल दे दिए। और मेटाबॉलिक प्रोसेस का यहाँ एग्जाम्पल दिए थे आपको। मेटाबॉलिक प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस
SYNTHESIS, यहाँ फोटोसिंथेसिस है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल दिए थे फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल दिया हूँ रेस्पिरेशन। यहाँ तो डिफाइन करके बता दिया था, यहाँ थोड़ा सा कटा। रेस्पिरेशन में देखिए, रेस्पिरेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन जो है फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है। रिवर्स माने उल्टा, रिवर्स माने उल्टा। तो वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अणु एक साथ संयोग करते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। केमिस्ट्री में पढ़िएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 10th में मिलेगा, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं उसको, एडिशन रिएक्शन। जोगशील प्रतिक्रिया, जोगशील प्रतिक्रिया। तो यहाँ देखिए, वहाँ एडिशन रिएक्शन हुआ था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ? ग्लूकोज के बनने में, ग्लूकोज के निर्माण में, फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रेस्पिरेशन में देखिए रिवर्स कैसे है कि ये वहाँ पर जो ग्लूकोज बना था, यहाँ पर ग्लूकोज पहले यूज होता है, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और 38 ATP एनर्जी के रूप में, इसलिए दिस इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का डिफिनीशन, कैटाबॉलिक प्रोसेस का आपको एग्जांपल और समझाने का काम भी किया। अब आगे और थोड़ा सा इसी में आगे चलिए, कहता है कि द प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, केमिकल कंपाउंड etc which are needed for various life functions। कहता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस are usually involved in these process। केमिकल रिएक्शंस, a large number of chemical reactions होते हैं कहाँ? बायोकेमिकल पाथवे में, जैव रासायनिक चक्र में। बायोकेमिकल, ड्यूरिंग बायोकेमिकल reactions a different types of chemical reaction takes place and forming new compounds। तो सुन लीजिए, है ना, बायोकेमिकल पाथवे क्या, व्हाट इज ए बायोकेमिकल पाथवे? सुनिए, बतलाता हूँ। A chain of reaction, biochemical pathway is a chain of reaction का मतलब श्रृंखला प्रतिक्रिया। श्रृंखला प्रतिक्रिया का मतलब क्या? ऐसे नीचे से ऐसे जुड़ते जाए, ऐसे जुड़ते जा रहा है, श्रृंखला बन गया, चेन बन गया, चेन मोतियों की लड़ी बन गई, है ना। चेन रिएक्शन इस तरह से, इट इज ए चेन रिएक्शन, श्रृंखला प्रतिक्रिया होकर गया, ठीक। वही का श्रृंखला प्रतिक्रिया। तो कहता है कि ए चेन ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड। बायोकेमिकल पाथवे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है, जिस श्रृंखला प्रतिक्रिया जीवों के शरीर के भीतर में होता है और प्रोडक्ट बनता है कंपाउंड, कोई कंपाउंड यौगिक का निर्माण होता है, ठीक, यौगिक बनता है। तो बायोकेमिकल पाथवे भी बताया आपको, ठीक। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप बायोकेमिकल पाथवे के लिए कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ए बायोकेमिकल पाथवे इनसाइड ए सेल यूज्ड फॉर मेकिंग पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। और सुनिए, फिर मैं डील करता हूँ, कह रहा है कि, है ना, किसकी चर्चा फिर है कि चर्चा इसकी है, बायोकेमिकल पाथवे में लिया कि फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज के अणु, ग्लूकोज का अणु का क्या होता है, कैसे ग्लूकोज के अणु से पायरुविक एसिड कैसे बनते हैं, इसके बारे में सुनिए। ग्लूकोज का अणु आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज के अणु जाता है तो इसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ना सेल के साइटोप्लाज्म में टूट जाता है, टूटने का काम करता है, टूट जाता है ना। कौन चीज में? पायरुविक एसिड में और पायरुवेट में, पायरुविक एसिड और पायरुवेट में टूट जाता है। यह पायरुविक एसिड और पायरुवेट तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ था। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके बॉडी में सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के टूट जाता है CO2 H2O प्लस एनर्जी के रूप में, तो देखिए इससे क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना और एनर्जी का निकलना, ये क्या है? श्रृंखला प्रतिक्रिया है, चेन रिएक्शन का एग्जांपल है, बता रहा हूं उसको समझिएगा।
बतला रहे हैं उसको समझिएगा। बायोकेमिकल रिएक्शंस, दी फॉर्मेशन ऑफ pyruvic acid from glucose in the absence of oxygen in the cytoplasm of the cell and are known as biochemical reactions. Biochemical reactions. These and pyruvic acid and breakdowns in the presence of oxygen in the mitochondria of the living organism, just like in human, and liberation of CO2, H2 and energy takes place. All are example of biochemical reactions. All are example of biochemical reactions. समझाया? ठीक। एक आध लाइन और होगा तो बतलाते हैं। ठीक। If any reaction in this pathway is prevented from taking place, अब सुनिए इसके बाद क्या है कि अगर बताया कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में टूट गया, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में अगर कोई वैसी जो है ना वैसा इवेंट्स आ गया जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में टूटने ना दे, में बदलने कन्वर्ट होने ना दे, तब क्या होगा? रासायनिक प्रतिक्रिया रुक जाएगी। नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी। तो ठीक है, कहता है कि रुक जाएगी। पायरुविक एसिड विल नॉट बी फॉर्म, तो रुक जाएगी। जब बतलाया कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुविक एसिड में टूट गया और इसको टूटने वाला कोई एंटी जो है ना एंटी एजेंट कोई काम किया जिससे जो है ना ग्लूकोज पायरुविक एसिड में न टूट पाया, तो पायरुविक एसिड में नहीं टूटा तो क्या होगा? नहीं टूटा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। दिस विल स्टॉप एनर्जी प्रोडक्शन एंड हार्म दी ऑर्गेनिज्म। और इस प्रकार से जो है ना एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हुआ और जीवों को क्या होगा? हानि होगा। दैट्स ऑन। आई एंड माय स्पीच। थैंक यू।